तो बाजी कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सभी सेफ हैं। तो भाई हम लोग चुके हैं वापस से रिवाइज इंडिया की सीरीज में एंड इसमें है आज आपका केमिस्ट्री का चैप्टर जो कि है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण। एंड आप सबको पता है कि रिवाइज इंडिया सीरीज अब हो चुकी है बहुत ही ज्यादा स्पेशल। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर अब से आपको मिल रहा है होमवर्क जिसका लिंक यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो फटाफट से जाइए एंड जैसे ही आपकी ये क्लास एंड होती है उसके बाद जाइए एंड होमवर्क को जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा, बिकॉज इससे आपको पता लग जाएगा कि आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं, आपको पता लग जाएगा कि आपको कितनी चीजें आती हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं एंड आ जाते हैं, शुरू करते हैं बिना देर करे चैप्टर को, क्योंकि रिवाइज इंडिया का मकसद ही यही है कि बहुत कम समय में आपको चैप्टर को पूरे के पूरे रिवाइज करा देना। एंड मेरी गारंटी है जिन बच्चों को ये चैप्टर बिल्कुल नहीं आता वो इस चैप्टर को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ जाएंगे बहुत ही कम समय में। चैप्टर का नेम है रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से एंड वो है रासायनिक अभिक्रिया। क्या होती है रासायनिक अभिक्रिया? तो भाई वो आपकी प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक उत्पाद मिलकर एक या एक से अधिक गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक गिलास में पानी था, ठीक है, मैंने उस एक गिलास पानी में नमक भी डाल दिया, नींबू भी डाल दिया, चीनी भी डाल दी, क्या बन गया? नींबू पानी बन गया। तो बदल गए भाई वो। वैसे ही यहाँ पे कोई ना कोई दो पदार्थ आपस में क्या हो जाते हैं भैया? मिल जाते हैं, किसी एक नई चीज को बना देते हैं, सिंपल सी चीज। ठीक है, तो उसको हम क्या कह देते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कह देते हैं। या फिर हम लोग दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कह देते हैं। क्लियर? हमारे आसपास ऐसी बहुत सारी जो क्रियाएं हैं, यानी कि बहुत सारी परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, सबसे पहली चीज वायु के संपर्क में आने से जंग का लगना। आपने देखा होगा जितनी भी जो लोहे की जो चीजें होती हैं उनको अक्सर हवा में बिना पेंट करे खुला छोड़ दो, उस पर जंग लग जाता है। क्या था भैया? एक क्रिया हुई है, कुछ रासायनिक अभिक्रिया हुई है। सेकंड, अंगूर का जो रस होता है तो अंगूर के रस से किण्वन की क्रिया। यहाँ पे भोजन का पकना। आपके अगर हम बात करें शरीर में, ठीक है, तो भैया जो शरीर होता है तो शरीर में भोजन का पचना एंड हम जो आपका यानी कि अगर हम बात करें भैया यहाँ पे जो हम श्वसन की क्रिया कर रहे हैं कि भैया खाना खाया, हमने खाना खा लिया, अब जो खाना खाया है उससे एनर्जी जो निकल रही है क्या है भैया? ये जितनी भी बेटा जो प्रोसेस है क्या है? कुछ ना कुछ रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है। राइट, आगे आओ। अब रासायनिक अभिक्रियाओं की अगर हम बात करते हैं पहचान की, तो रासायनिक अभिक्रियाओं की पहचान क्या है? तो रासायनिक अभिक्रियाओं की पहचान करना ताकि यह पता लगाया जा सके कि अभिक्रिया संपन्न हुई है। जब कोई अभिक्रिया संपन्न होती है तो उसमें निम्न चिन्हों के यानी कि भाई पहचान सकते हैं। देखो अब कुछ ना कुछ अब चेंज होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक गिलास पानी वापस ले लो, आपके पास कोई वाटर कलर जो पानी में घुल सकते हैं। आपने जब कलर को पानी में मिलाया तो वो कलर कैसा हो गया भैया? कलरफुल हो गया ना बेटा। तो कहीं ना कहीं चेंज हुआ है ना। मैं बोल रही हूँ ठीक है कलर मत मिलाओ, आप उस पानी में कुछ भी ऐसे चीज मिला, जैसे आपने नमक मिला दिया, चीनी मिला दी, तो टेस्ट में चेंज हो गया। तो कहीं ना कहीं होता है क्या बेटा? चेंज होता है। बर्फ होती है, पिघल जाती है, पानी बन जाता है, ठोस से क्या हो गया? द्रव। तो पदार्थ की यानी कि अवस्था में परिवर्तन नंबर 1। सेकंड, रंग में परिवर्तन हो सकता है। इसके अलावा हम बात करें गैसों का निष्कासन प्लस आपका ताप में क्या है? आपका परिवर्तन। तो इस तरीके की जितने भी जो चीजें हैं, यानी कि जब भी कोई क्रिया होती है तो वहां पे कोई ना कोई जो बदलाव है वो जरूर आता है। ठीक है, अब वो रंग में हो सकता है, वो पदार्थ में हो सकता है। चाचा सकता है वो पदार्थ में हो सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। चलिए अब बात करते हैं रासायनिक समीकरण की। रासायनिक अभिक्रिया क्लियर हो चुका है बहुत सिंपल तरीके से। भाई कोई भी दो चीज मिलेंगी और उन दोनों के मिलने से एक नया उत्पाद बन जाएगा, सिंपल सी, वो है आपका रासायनिक अभिक्रिया। क्लियर? नेक्स्ट, अब समीकरण क्या होते हैं भाई? सोचो कोई भी चीज है ना, जैसे बायोलॉजी में क्या होते हैं आपके जोलॉजिकल बोटेनिकल नेम होते हैं, वैसे ही केमिस्ट्री में अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम है तो उसको हम किससे दर्शाएंगे भाई? Mg से दर्शाते। कैल्शियम है किसको? Ca से। तो यहाँ पे जो भी आपके वर्ड या फिर जो भी चीजें इस्तेमाल की जाती हैं उन सब के क्या होते हैं? अपने अपने मतलब होते हैं, अपने अपने अर्थ होते हैं शब्द के। राइट, तो यहाँ पे प्रदर्शित किया जाता है। जैसे मैग्नीशियम को हमने Mg से कर दिया, वैसे ही बहुत सारे केमिकल हैं और हर केमिकल का क्या होता है बेटा? एक केमिकल फॉर्मूला होता है। और अगर वो केमिकल फॉर्मूला आपको पता है तो आप जो समीकरण है, जो रिएक्शन है, उसको इजीली बना लेंगे। बनाने को तो आप हिंदी में बना सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं केमिस्ट्री के अगर आप स्टूडेंट रहते हैं तो आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है उनको आपके जो केमिकल फॉर्मूला होते हैं उनको याद करना। तो रासायनिक समीकरण की मैं बात करूं तो होता क्या है कि जब एक मैग्नीशियम यानी कि भाई एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे कि क्या है
ठीक है। तो जब एक मैग्नीशियम रिबन को अगर मैं बात करूं, यहाँ पे वायु में क्या किया जाता है बेटा आपका, अगर हम बात करें जलाया जाता है तो क्या होता है, हाँ जी, तो क्या होगा, तो भाई वहां पे अगर हम बात कर लेते हैं आपका मैग्नीशियम जो ऑक्साइड है उसमें परिवर्तित हो गया। एक बार रिएक्शन को ध्यान से देखो नीचे वाली, देखा, चलिए अब यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं कि भैया मैग्नीशियम है प्लस ऑक्सीजन है, ये क्या है अभिकारक, अभिकारक क्या है जिनसे मिलकर बनती हैं चीजें, जो कि हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं, राइट। और क्या बन चुका है मैग्नीशियम ऑक्साइड, यही तो कहा गया है कि भाई जब मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ये एक रासायनिक अभिक्रिया के लिए कथन है, परंतु इसे निम्न तरीके से हम लिख सकते हैं, या तो देखो जो हमने पूरी थ्योरी एक्सप्लेन करी है, ठीक है, जो इस तरीके से चीजें लिखी हुई है, या तो आप इस तरीके से लिख लो, या फिर आप क्या कर सकते हो कि भाई जो भी आप थ्योरी लिखते हो उसको इस तरीके से एक लाइन, एक समीकरण के रूप में प्रदर्शित करना। क्या है रासायनिक समीकरण, ये यही तो बता रहे कि भैया मैग्नीशियम था प्लस ऑक्सीजन की उपस्थिति क्या बन गया, इनको मिला के मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो भी अभिक्रिया हो रही होती है उसको एक समीकरण के रूप में दर्शाना आपका रासायनिक समीकरण। क्लियर हुआ कि अभिक्रिया और समीकरण क्या है। आगे आ जाइए नेक्स्ट, ये वाली जो क्रिया हो रही है कुछ आपको जो यहाँ पे हमने प्रोसेस पढ़ा है वो यही चीज को बता रही है। ये रही आपकी समीकरण। एंड अब लिखते कैसे हैं समीकरण को, रासायनिक समीकरण लिखी कैसे जाती हैं, तो याद रखना यहाँ पर आपका दो चीजें होती हैं। नंबर वन इज अभिकारक, ओके। सेकेंड अगर मैं बात कर लेती हूँ आपका वो हो जाता है उत्पाद। क्लियर, क्लियर है। अब आगे आ जाओ, यहाँ पे अभिकारक कौन होते हैं बेटा, अभिकारक आपके हो जाते हैं जिनसे चीजें जो है वो मिलकर, यानी कि जो बना रहे हैं एक नई चीज को, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं अभिकारक को लिखा जाता है बाईं ओर, यहाँ पे दो चीजों से मिलकर बना तो दोनों के बीच में हमने प्लस का साइन लगा दिया, क्योंकि प्लस का मतलब होता है जोड़ के, भैया इन दोनों के मिलने से हुई ये चीज। यहाँ पे क्या आ जाता है बताइए, क्या आ जाता है, यहाँ पर आपका आ जाता है उत्पाद। उत्पाद क्या होता है, जो नई चीज बनकर आ रही है, तो इसको हम लिखते हैं दाईं ओर। एंड दोनों के बीच में हम इस तरीके से कि भाई अभिकारकों के मिलने से क्या बना है, जिस जो बन रहा होता है उसी तरफ तीर के निशान को लगाते हैं एंड कहते हैं कि ये चीज यहाँ पर बनी है। ध्यान से देखो यहाँ पे, एंड आपको दिख रहा होगा कि भैया अभिकारकों के मिलने से कौन बना, एक नया उत्पाद बना, ओके। अब कंकाल रासायनिक समीकरण, ठीक है, आपने एक समीकरण देख रहे हो, तो इस समीकरण को अगर आप देखोगे तो क्या लिखा है कि भाई तीर के बाईं और दाईं ओर के परमाणुओं की संख्या को गिनो, प्रत्येक तत्व के दोनों ओर अणुओं की संख्या जो है वो समान नहीं है। ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या थोड़ी सी कैसी है, असंतुलित। देखो इधर O2 है लेकिन इधर खाली सिंगल O है, ठीक। तो ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या थोड़ी कैसी है, असंतुलित, यानी कि भैया दोनों तरफ जो है वो संख्या बैलेंस नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, तो बाएं और ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो कितने अणु हैं भैया, यहाँ पे 2 हैं, जबकि दाईं ओर सिर्फ एक ही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये कैसे हो गए समीकरण, क्या ये संतुलित है, नहीं, ये समीकरण हो चुके हैं बेटा असंतुलित। तो इस प्रकार की जो समीकरण होती है उसको हम कहते हैं असंतुलित समीकरण। और असंतुलित समीकरण को हम कंकाली जो आपकी बेटा समीकरण होती है ये भी कह देते हैं। यानी तो हम क्या कह सकते हैं कि इस प्रकार असंतुलित जो समीकरण है उसको कंकाली समीकरण कह देते हैं। अब ये जो कंकाली रासायनिक समीकरण होते हैं इसको संतुलित करना, क्योंकि इसको संतुलित करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरणों को संतुलित किया जाता है। तीर के बाईं और दाईं और दोनों तरफ के तत्वों के जो परमाणुओं की संख्या है उनको क्या करना है, समान करना है। क्योंकि एक असंतुलित जो समीकरण होती है उसको क्या किया जाता है, बैलेंस किया जाता है, यानी कि संतुलित किया जाता है, जिसमें दोनों ओर के तत्वों के परमाणु जो होते हैं बेटा वो समान हो सके, यानी कि भाई आप समान हो सके, यानी कि भाई समान हो जाएंगे। तो लेकिन इसे हम क्यों कर रहे हैं, इसका महत्व क्या है, तो यहाँ पे हम यही जानेंगे। क्योंकि बेटा आप कोई भी अगर समीकरण लिखोगे तो उसको बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। यहाँ पर ये दर्शाया गया कि भैया किस तरीके से है, बैलेंस किस तरीके से किया गया है, एक एग्जाम्पल दिया था बेसिकली यहाँ पर, इसलिए, ठीक है। चलो एंड आगे आ जाते हैं यहाँ पे, हाँ जी, सीधा इस वाले पॉइंट पे। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार की बात करते हैं। तो भाई रासायनिक अभिक्रियाओं के अगर हम प्रकार की बात करें तो यहाँ पे संयोजन अभिक्रिया आ जाता है, सेकंड आ जाता है आपका वियोजन, ठीक है, जिसको हम अपघटन भी कह देते हैं। थर्ड इज विस्थापन,
आपका फिर आ जाता है द्विविस्थापन अभिक्रिया एंड उसके बाद आ जाता है आपका उपचयन और अपचयन। ठीक है, तो ये अभिक्रियाओं के प्रकार होते हैं, काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं। उपचयन अपचयन भी मोस्टली पूछा जा चुका है, संयोजन वियोजन भी। आ जाइए संयोजन की बात करते हैं। देखो संयोजन का मतलब ही हो जाता है जुड़ना। ठीक है, तो ये मतलब है तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्या करते हैं, संयोग करते हैं और संयोग करके क्या करते हैं, एक ही चीज को बना देते हैं। ठीक है, तो ऐसे को हम कह देते हैं संयोजन अभिक्रिया और इसे योगात्मक या संयुग्मन अभिक्रिया भी कहा जाता है। क्लियर है? आगे आओ। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं किसके, संयोजन अभिक्रिया के। देखो यहाँ पे ये दो चीजें थी ए एंड बी, इन दोनों के मिलने से क्या हो गया, ये नई चीज बन गई। क्या हुआ, जुड़ गए, संयोजन हुआ। तो बस यही एक इस डायग्राम के थ्रू ये दर्शाने की कोशिश करी है। एक्चुअली आपको कुछ कुछ रिएक्शंस लिखनी पड़ेगी, जैसे कोयले का दहन हो गया, आपका जल का निर्माण हो गया। ये सब क्या बता रहे हैं कि भैया आपका कार्बन प्लस O2 के मिलने से क्या बन चुका है, CO2। नेक्स्ट इज वियोजन, जिसको हम अपघटन अभिक्रिया भी कह देते हैं। बेटा वियोजन का मतलब ही हो जाता है टूटना। ठीक है, अब है क्या, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक अपघटित होकर अर्थात टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बना देते हैं। ठीक, अब देखो जैसे यहाँ पे ये जुड़े हुए थे, ये टूट गए, अलग हो गए, दो नई चीजें बन गई, एक ये बन चुकी है, एक ये बन चुकी है, तो इस तरीके से ए और बी नए बन गए। तो ऐसे को हम अपघटन अभिक्रिया भी कह देते हैं। और वियोजन अभिक्रिया बेटा तीन प्रकार से होती है। नंबर वन इज ऊष्मा वियोजन, जिसमें ऊष्मा का द्वारा यानी कि वियोजन होता है। वैद्युत वियोजन क्या होता है भैया, जिसमें विद्युत धारा जो होती है वो प्रवाहित किया जाता है और तब वियोजन होता है। एंड लास्ट इज प्रकाशीय, नाम से ही क्लियर है कि भैया जहाँ प्रकाश की उपस्थिति है, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन। क्लियर है? ओके है, यहाँ तक चीजें क्लियर? आगे आ जाओ। ऊष्मा वियोजन यहाँ लिखा हुआ है एंड आपके सामने लिखा हुआ है कि ऊष्मा द्वारा यहाँ पे किया गया जो आपका जो वियोजन है, यानी कि किस तरीके से वहां पे उसका अपघटन किया है, तो ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन। एग्जाम्पल दिया गया है चूना पत्थर और किसमें, आपका CO प्लस CO2, किसके जरिए, ऊष्मा के जरिए। नेक्स्ट वैद्युत वियोजन, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वियोजन हो रहा है। एग्जाम्पल आपके सामने है। एंड प्रकाशीय, ये बता देता है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन। एंड ये एग्जाम्पल काफी ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एक आपका मैग्नीशियम वाला। अब आगे आ जाए एंड नेक्स्ट इज ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। तो जिन अभिक्रियाओं में बेटा याद रखना, जिसने बच्चे ने ये क्लास देख ली उस बच्चे के इस चैप्टर के नोट्स यूं रेडी हैं, उसको कोई और क्लास लंबी क्लास देखने की जरूरत नहीं है। जिसने ये क्लास देख ली उस बच्चे के इस चैप्टर के एक एक पॉइंट लिखा होगा, उसका नोट्स रेडी होंगे, उसको कोई टेंशन की दिक्कत नहीं है। तो ग्राफ बहुत ध्यान से देखना। तो क्या बोल रहे हैं, जिन अभिक्रियाओं के उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी, यानी कि भाई जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ क्या हो रहा है, ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, वो क्या कहलाई जाएंगे, ऊष्माक्षेपी। एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना, श्वसन की प्रक्रिया, आपके स्टार्टिंग के दो एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट। और प्राकृतिक गैस का दहन। नेक्स्ट ऊष्माशोषी क्या होते हैं कि भाई ऊष्माशोषी अभिक्रिया, जिस अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए, ठीक है, आपका प्रकाश आपका या विद्युत की क्या होती है, आवश्यकता होती है। क्लियर? वहां पे आपका ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है, यानी कि आप कह सकते हैं कहा जाता है। एग्जाम्पल आपके सामने है। अब आ जाती है विस्थापन। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक में उपस्थित परमाणु या परमाणु का समूह दूसरे अभिकारक के जो परमाणु या परमाणु समूह द्वारा विस्थापित हो जाता है, उसको हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, इसको हम इस तरीके से बता देते हैं कि अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व जो होता है वो कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। देखो ए बी यहाँ पे ये थे, ध्यान रखना, डायग्राम को देखो, समझने की कोशिश करो। ये डायग्राम मैंने इतने सिंपल तरीके से आप लोगों के लिए ढूंढे कि आपको बहुत ईजी हो जाएगा। ए बी है यहाँ पे प्लस सी था कोई, वहां पे क्या बना भाई, किसने यहाँ पे बी और सी क्या कर दिया भैया, उसने विस्थापित हो गया। देखो ए, वहां पे क्या चेंज दिखा, ए और सी, तो ये हमारी कौन सी है, आपके विस्थापन। तो यहाँ पे बताया गया है किस तरीके से, तो कॉपर सल्फेट के नीले रंग के विलयन में लोहे की कील डालने पर उसका रंग नीला रंग जो होता है वो विलुप्त हो जाता है और लोहे की कील पर भूरे रंग की परत जो है वो जमा हो जाती है। CuSO4 के नीले विलयन का रंग हरा FeSO4 के निर्माण के कारण हो जाता है। नेक्स्ट एनसीईआरटी में ये डायग्राम दिया गया है। द्विविस्थापन अभिक्रिया की बात कर लेते हैं। तो इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। डायग्राम आप देख सकते हैं। एंड उपचयन या ऑक्सीकरण क्या होता है, तो जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि, उसमें दो लाइन याद रख लेना बस, ये और ये,
कि जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास होता है। और अगर मैं बात करूं अपचयन में, तो अपचयन में भी तुम्हें बस 2 पॉइंट याद रखने हैं स्टार्टिंग वाले, कि ऑक्सीजन का ह्रास होगा और हाइड्रोजन की वृद्धि। अगर तुम्हें यह पता लग गया भैया, बस तुम्हें इतना पता है कि क्या उपचयन है, क्या अपचयन है। रिएक्शंस लिखी गई हैं यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है संक्षारण। संक्षारण क्या होता है, पहले बताया, बोर्ड एग्जाम में शॉर्ट में आ सकता है ये। तो भाई आपने अवश्य देखा होगा कि लोहे की बनी नई वस्तुएं क्या होती हैं, चमकीली होती हैं, लेकिन कुछ समय पश्चात उन पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। कुछ अन्य धातुओं में भी ऐसा ही परिवर्तन होता है। तो जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आ जाता है, कोई नमी वगैरह, यानी किसी ना किसी रीजन से क्या होता है भाई, उसके संपर्क में आती है तो संक्षारित होती है, और इस प्रक्रिया को संक्षारण कह देते हैं। चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर, आपने देखा होगा तांबे की अंगूठी जब हम पहनते हैं तो थोड़े समय के बाद वो हरी सी पड़ना शुरू हो जाती है, तो वो किसका एग्जाम्पल है, संक्षारण का ही तो एग्जाम्पल है, ठीक है। आगे की बात कर लेते हैं गाइस यहाँ पे। अब क्या आपने चांदी और तांबे पर चढ़ने वाले परत के रंग में ध्यान दिया है, बिल्कुल दिया है। किसकी वजह से है, तो भाई वो जो है वो संक्षारण के कारण ही होती है। तो संक्षारण के कारण इसके एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके कार के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज, धातु विशेषकर लोहे से बनी वस्तुएं, ठीक है, उनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। लोहे का संक्षारण एक गंभीर समस्या है और यहाँ पे लोहे को बदलने में हर वर्ष अधिक पैसा खर्च होता है, ठीक है। आगे आ जाइए, नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक, विकृत गंधीयता। तो वसायुक्त तथा तैलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखी रह जाती है, आपने देखा होगा उनमें जिप से स्मेल आती है। वो क्यों आती है बेटा, तो उपचयित होने पर तेल या वसा विकृत गंधी हो जाते हैं तथा उनके स्वाद बदल जाते हैं, ठीक। अब तैलीय या वसा खाद्य सामग्रियों में अगर मैं बात करूं, आपका यहाँ पे क्या हो जाता है भाई, कि उनके उपचयन को रोकने वाले पदार्थ, ठीक है, मिलाए जाते हैं। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि चिप्स बनाने वाली चिप्स की थैली में ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन, ठीक है, जो आपकी ये होती है, यानी कि भाई नाइट्रोजन जो है, यानी कि भाई आपका बेसिकली अगर हम बात करें, वो अगर हम देखें जो ऑक्सीजन है, ठीक है, तो उसमें से ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन कम सक्रिय गैस से युक्त कर देते हैं ताकि चिप्स का उपचयन ना हो सके। तो यहाँ पे बेसिकली है कि आपने जब देखा होगा जितने भी जो पैकेट्स होते हैं उन्हें कभी कभी ऐसे स्मेल सी आ जाती है, तो बेसिक यहाँ पे क्या किया जाता है, तो भाई यहाँ बचाया जाता है कि वो स्मेल ना आए, है ना, उससे बचाया जाएगा। संक्षारण में क्या करें कि भाई आपकी जितने भी लोहे की वस्तुएं हो गई, यानी कि उनको संक्षारित होने से बचाते हैं, ठीक। बेस्ट एग्जाम्पल है लोहे पर जंग लगना, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया जितनी भी है यहाँ पे गाइस हमने पूरी जानी है कौन सी है, याद रखना जितनी भी अभिक्रियाएं हैं सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। संयोजन बहुत बार पूछी जा चुकी है, लेकिन और आपकी रेडॉक्स जो कि उपचयन और अपचयन वाली है, ठीक है। जो पॉइंट्स बताएं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर में क्या स्टार्टिंग से लेकर सबसे पहले आप जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या है, फिर आप लोग जान लेते हैं यहाँ पे कि आखिर रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, फिर सारे समीकरणों को जानते हैं। जब उनको जान लेते हैं फिर आ जाता संक्षारण, और संक्षारण के बाद आ जाता सीधा विकृत गंधीयता। तो ये है गाइज आपके चैप्टर। आज की क्लास का जो होमवर्क है वो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में है, तो फटाफट से जाइए एंड होमवर्क कीजिए। बोला था ना कि 30 मिनट से कम समय में पूरा चैप्टर करा दूंगी। आप सोच सकते हो कितने